है। अब हमारे पास याद रखना है कि क्या कहते हैं या तो हमारे पास बेसिकली इसमें क्या हो रहा होगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव डिजीज़ है तो हमारे पास प्रोग्रेसिव डिस्पनिया हो रहा होगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव डिस्पनिया के साथ क्या हो रहा होगा, हमारे पास फटीग होगी और नॉन प्रोडक्टिव कफ। रिमेंबर ये नॉन प्रोडक्टिव कफ है क्योंकि ये हमारे पास हो रहा है आउटसाइड द एल्वियोलाई। ये हमारे पास पेरिन्कमल हो रही है, हमारे पास एल्वियोलर के अंदर कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, हमारे पास पेरिन्कम में हो रहा है जिसकी वजह से क्रॉनिकली डिस्पनिया होना शुरू हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाए कि यहाँ से फ्लूइड कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होना शुरू होती है, इन्फ्लेमेशन में कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है तो फ्लूइड अंदर आना शुरू होता है, तब हमारे पास क्रैकल्स आना शुरू हो जाते हैं रेपिटेटिव इन्फ्लेमेशन की वजह से। जब फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगा तब हमारे पास कफ होगी और वो कफ नॉन प्रोडक्टिव होगी। रिमेंबर ये बात, ठीक है, इसमें प्रोडक्टिव कफ नहीं होती। तो नॉन प्रोडक्टिव कफ होगी, क्रैकल्स हो सकते हैं और क्रैकल्स के साथ क्लबिंग भी हो सकती है क्योंकि हमारे पास क्रॉनिक कंडीशन है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन में अक्सर क्लबिंग हो जाती है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जब टेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो उसमें हमारे पास रेटिकुलर ओपेसिटीज नजर आती हैं जिसको हम कहते हैं हनीकॉम अपीयरेंस। ठीक है, हिस्टोलॉजी करवाते हैं तो उसमें हमारे पास टाइप 1 न्यूमोसाइट्स कम हो रहे हैं और टाइप 2 ज़्यादा होते हैं। उसको याद करने का तरीका इसमें याद रखना है कि हमारे पास जब फाइब्रोसिस हो रहा होता है तो वो लंग की कंप्लाइंस को डिक्रीज़ कर रहा होता है और लंग की कंप्लाइंस जो हमारे पास बेसिकली बना रही होती है वो टाइप 1 होते हैं। ठीक है, टाइप 1 बेसिकली क्या करवा रहे होते हैं, गैस एक्सचेंज करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो गैस एक्सचेंज करवाने वाले जो कॉन्टीन्यूसली जब यहाँ पर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो गया ना तो टाइप 1 डिस्ट्रॉय होते जाएंगे टू द पॉइंट कि हमारे पास ये इनकी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी लेवल। मगर टाइप 2 क्या करवा रहे होते हैं, वो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। ठीक है, और सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करवाने वाले इंक्रीज़ हो रहे होंगे। ठीक है, तो टाइप इन्फ्लेमेशन में सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करवाने वाले इंक्रीज़ हो रहे होंगे और जो गैस एक्सचेंज वाले डिक्रीज़ हो रहे होंगे जिसकी वजह से दिस कैन प्रोग्रेस टू ARDS। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सर्फेक्टेंट इतना ज़्यादा हो रहा है और टाइप 1 में गैस एक्सचेंज कम हो रही है तो हमारे पास इट कैन प्रोग्रेस टू रेस्पिरेटरी फेलियर एज वेल एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा, अब यह देखो कि हमारे पास इसमें ये हो रहा है रेस्पिरेटरी फेलियर में नहीं ना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की उसमें हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट होती है परमेबिलिटी वगैरह की, और रेस्पिरेटरी फेलियर मेनली। और इसमें कौन सा रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, आई थिंक टाइप 1 होता है या 2 होता है। अगर तो हमारे पास गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही तो आई थिंक टाइप 1 होता है, बट कंफर्म ये बात। ठीक है, अब हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा होगा। अच्छा, अब इसमें याद नहीं कि हमारे पास टाइप 1 न्यूमोसाइट्स कम हो रहे हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स ज़्यादा हो रहे हैं, 5 प्लस ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ज़ाहिर बात हमारे पास यहाँ पर वो हो रही है फाइब्रोसिस हो रहा है। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने वाली बात है इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसको इस फॉर्म में याद रखो कि पहले हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है। रेस्पिरेटरी फेलियर ने बात की थी कि क्या हो जाता है, पल्मोनरी वेसिक कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर हाइपोक्सिया हो रहा है। ठीक है, जब हाइपोक्सिया होगा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगी, इसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा। राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास बेसिकली ओवर टाइम इरिथमियास डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब फिर बाकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और लंग कैंसर वैसे याद कर लो। मैनेजमेंट में सिर्फ अर्ली स्टेज में स्टीरॉइड्स देते हैं, अगर लेट स्टेज पेशेंट आया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फाइब्रोसिस इज़ इरिवर्सिबल। ठीक है, फाइब्रोसिस इरिवर्सिबल। इसमें मैंने बस ये बात देखी हुई कि ड्राई कफ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्रोग्रेसिव होगी, टेकिपनिया, क्रैकल्स और नील क्लबिंग साइंस नजर आ रहे होंगे। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है, PFT रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न दिखा होता है। व्हाट इज द PFT रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न, PFT रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न में हमारे पास FEV1/FVC जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है या फिर इंक्रीज होता है, विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू ऑब्स्ट्रक्टिव जिसमें FEV1/FVC डिक्रीज होता है बिकॉज FEV1 डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो PFT से इसमें नॉर्मल आ रहे होंगे और हमारे पास जो टोटल लंग कैपेसिटी वो इंक्रीज हो रही होती है या TLC डिक्रीज हो रही होती है क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन हो रही है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जैसे ब्रोंकोअल्वेओलर लिवाज के पास आते हैं, DLC और जैसे हमने बात की थी डिक्रीज हो रहा होता है, एक वेरिएंट डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, और फ्लो वॉल्यूम लूप जो है जो कि रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न होगा ना, R से याद रखना कि वो राइट तरफ शिफ्ट होगा, वो होता है क्या होता है स्कूल हमारा। हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस याद रखना कि इट्स अ बर्ड न्यूमोनाइटिस। ठीक है, बर्ड न्यूमोनाइटिस याद रखना कि हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी हो रही होती है, बर्ड्स की वजह से जिनकी एलर्जी होती है वो हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस होता है। टाइप 3 टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है टू बेसिकली एक्टिनोमाइसिस और एस्पर्जिलस। ठीक है, इनके नाम याद रखना, इनके मोस्टली फार्मर्स में होता है, ये जो बर्ड फैंसियर्स होते हैं। ठीक है, करवाता क्या है, डिस्निया जो कि हमारे पास बेसिकली एलर्जिक सिम्टम्स है वो करवाता है। ठीक है, एकदम डिस्निया करवाएगा, चेस्ट टाइटनेस करवाएगा, कफ करवाएगा, साथ फीवर भी होता है। ठीक है, सेल्फ लिमिटिंग होता है अगर स्टिमुलस रिमूव करते हैं, मगर अगर हमारे पास बहुत लेट स्टेज में आए क्रॉनिकली आए तो इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस इसमें भी हो चुका होता है विच बेसिकली प्रेजेंट्स एज नॉन केसिंग ग्रैनुलोमा। तो नॉन केसिंग ग्रैनुलोमा तो इसमें होता है, सार्कोइडोसिस में होता है और भी होता है मगर लोग याद रखना। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास सार्कोइडोसिस आ गया। सार्कोइडोसिस में मेनली बस ये बात आती है कि हमारे पास ये इम्यून मीडिएटेड होता है। ठीक है, इम्यून मीडिएटेड होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सिस्टमिक डिजीज़ है, इम्यून मीडिएटेड है तो सिर्फ लंग्स में तो नहीं अटैक करेगी, बाकी सिस्टम में भी अटैक करी है, पूरी बॉडी में कहीं पर भी अटैक कर सकती है। ठीक है, तो हमारे पास पूरी बॉडी में डिफरेंट जगह पर ये सिस्टमिक डिजीज़ होती है जो कि लंग्स एक उसका पार्ट होता है एज जो लाइक पूरी अम्ब्रेला टर्म है जिसमें लंग्स भी इफेक्ट हो रही होती है। ठीक है,
तो जब लंग्स अफेक्ट होंगे हमको यहाँ डिस्कस करेंगे इसके सिम्टम्स आते हैं। मगर सार्कोइडोसिस होता है जिसमें सिस्टमिक डिजीज़ होती है। नॉन केसिएटिंग ग्रैन्युलोमास बन रहे होते हैं, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम टीबी जिसमें हमारे पास केसिएटिंग ग्रैन्युलोमास बन रहे होते हैं, ठीक है। केसिएटिंग ग्रैन्युलोमा इन टीबी मगर नॉन केसिएटिंग ग्रैन्युलोमा इन सार्कोइडोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है और हम देखेंगे कि किस किस का कहाँ कहाँ पर इफेक्ट होता है। मगर जो मेन बात इसमें याद रखने का सार्कोइडोसिस में वो ये है कि हमारे पास इसमें एक तो एस लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, एक हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया हो रहा होता है, कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, जो कि आप पता नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ, हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो एस लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं और एक कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास CD4 to CD8 रेशो इंक्रीज़ हो रही होती है। वो क्या होती है, कैसे होती है, सो बोला हमारा भी, ठीक है। बाकी याद है कि हमारे पास ज़्यादा फीमेल्स में होता है, जो कि इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस था वो ज़्यादा मेल में हो रहा था, मगर हमारे पास सार्कोइडोसिस जो है ज़्यादा फीमेल्स में होता है, विच इज़ लाइक एवरी अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ जो कि ज़्यादा प्रेवलेंट फीमेल्स में होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो सबसे मेजर फाइंडिंग आती है ना वो हमारे पास सीटी उसमें आती है, सीटी चेस्ट में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास चेस्ट एक्सरे भी करवाते हैं, मगर ज़्यादा में जो नज़र आता है वो सीटी में आता है, ठीक है। सीटी में क्या नज़र आता है, एक्सटेंसिव फाइलर एंड मीडियास्टिनल एडेनोपैथी, क्योंकि हमारे पास सार्कोइडोसिस का पेशेंट एसिम्टोमेटिक आ सकता है, बिल्कुल लंग की कोई भी हमारे पास इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई थी, मगर उसको वैसे चेस्ट एक्सरे करवाएं किसी और सिम्टम की बेसिस पे, क्योंकि सिस्टमिक है ना कि कोई और बॉडी का कोई और पार्ट इन्वॉल्व है, उसकी बेसिस पे हम चेस्ट एक्सरे करवाएं तो हमें बायलेटरल लार्ज एडिनोपैथी नज़र आ रही होती है, ठीक है। मतलब लिम्फेडेनोपैथी नज़र आ रही होती है और कोर्स रेटिकुलर ओपेसिटीज़ नज़र आ रही होती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये नीचे पिक्चर सी में जो दी हुई है यही है, ठीक है। कि हमारे पास कोर्स रेटिकुलर ओपेसिटीज़ इस पार्ट को बेसिकली कहते हैं कि हमारे पास ऐसे नॉड्यूलर अपीयरेंस आ रहा था, ठीक है। तो याद रखना नॉड्यूलर अपीयरेंस जो है वो हमारे पास होता है इन सार्कोइडोसिस, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इसमें क्या कहते हैं, ये सीटी है बेसिकली, ठीक है। और हमारे पास क्या कहते हैं जो मीडियास्टिनल एडेनोपैथी नजर आई थी, आई थिंक ये है शायद, आई एम नॉट श्योर इनमें से कौन सी वाले पार्ट की है, मगर ये एक्सरे और एक्सरे में भी हमारे पास ये हाई लिम्फेडेनोपैथी नज़र आ रही होती है और साथ में हमारे पास कोर्स नोजुलर अपीयरेंस नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ये हो गया। और साथ में याद रखना कि हमारे पास इसमें स्पेसिफिक काइंड की हिस्टोलॉजी होती है, उसको हम कहते हैं शॉमन और एस्ट्रॉइड बॉडीज़। मुझे नहीं पता इनमें से शॉमन कौन सी और एस्ट्रॉइड कौन सी है, मगर शॉमन और एस्ट्रॉइड बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से दिखाई भी नहीं है, तो नॉन केसिटिंग ग्रैन्युलोमा दिखाया हुआ है, मगर याद रखना कि शॉमन एस्ट्रॉइड बॉडीज़ होती हैं। ये इसका नमोनिक है, पर इट डिड नॉट हेल्प मी एट ऑल, पर इफ इट हेल्प्स यू तो फिर देख लो कि हमारे पास शॉमन एस्ट्रॉइड बॉडीज़ होंगी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक आर्थ्रोपैथी हो रही होती है, कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ऑक्यूलर यूवियाइटिस, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, विटामिन डी एक्टिवेशन, ठीक है। और हमारे पास स्किन चेंजेस, मतलब कि डिफरेंट सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए हमारे पास डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें याद है कि हमारे पास ट्रीटमेंट जो है सिर्फ तब देते हैं जब हमारे पास सिम्टोमेटिक हो, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, वरना ये खुद ही स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया की मैंने बात की थी, तो हाइपरकैल्सीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो केसिएटिंग ग्रैन्युलोमास होते हैं ना, यहीं पर बता देती हूँ, सॉरी नॉन केसिएटिंग ग्रैन्युलोमास है ना, तो यहाँ पर कोई केसिएशन नहीं, केसिएशन कहते हैं जब चीज़ी लाइक मटेरियल होता है, यहाँ पर कोई चीज़ी लाइक मटेरियल नहीं है, तो ये नॉन केसिएटिंग है, ठीक है। जो नॉन केसिएटिंग ग्रैन्युलोमास होते हैं ना, उनके अराउंड जो पार्ट होता है ना, आई डोंट नो कैसे, बट इनके ना यहाँ से तो रिलीज 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, वो विटामिन डी एक्टिवेशन करवाता है, विटामिन डी एक्टिवेशन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन्स एंड किडनी, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया हो रहा होता है, कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये हो गया, और फिर न्यूमोकोनियोसिस हो गया। न्यूमोकोनियोसिस इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मगर हम फिर भी इसको नोट से पढ़ लेते हैं एक दफ़ा, बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। अच्छा, जो सार्कोइडोसिस है ना, अभी हमने देखा सिस्टमिक डिजीज़ अफेक्टिंग मल्टीपल ऑर्गन्स, नॉन केसिएटिंग ग्रैन्युलोमास ब्लैक फीमेल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर्स की हमने बात कर ली थी, जो कि हमारे पास कफ होती है, नॉन प्रोडक्टिव कफ की हमने बात की थी। रिमेंबर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में ज़्यादा नॉन प्रोडक्टिव ही कफ होती है, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्टिव है उसमें प्रोडक्टिव कफ हो सकती है, मगर रिस्ट्रिक्टिव में नॉन प्रोडक्टिव होती है, क्योंकि हमारे पास इंटरस्टिशियल में मसला है, एल्वियोलर्स में मसला नहीं है। एस लेवल्स और हाइपरकैल्सीमिया की बात की थी होते हैं, और CD4 to CD8 रेशियो भी इंक्रीज होती है, और शॉमन एस्ट्रॉइड बॉडीज हमें हिस्टोलॉजी में नजर आते हैं। स्किन में अब देखो मल्टीपल हमने कहा था ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं, सिस्टमिक डिजीज़ है, तो स्किन में याद रखना कि एरिथेमा नोडोसम इज़ अ वेरी कॉमन फाइंडिंग, ठीक है। आइज़ में यूवियाइटिस वेरी कॉमन, ठीक है। CNS and Bell's palsy, जॉइंट्स में रिमेटॉइड लाइक आर्थ्रोपैथी। अब इसको इस तरह याद रख लो कि नहीं, बल्कि मुझे नहीं पता कैसे याद रखो, मगर मैंने तो इसको थोड़ी सेंस बनाई हुई थी कि यूवियाइटिस और रिमेटॉइड लाइक आर्थ्रोपैथी, ये तो ना यूजुअली हो, never mind guys, uveitis, erythema nodosum, Bell's palsy, are like arthropathy, and lacrimal salivary glands में क्या होता है कि हमारे पास ये शोग्रान सिंड्रोम को मिमिक कर होता है। तो कोई क्वेश्चन टाइम आएगा जिसमें हमारे पास शोग्रान सिंड्रोम को मिमिक कर होगा कि हमारे पास ड्राइनेस ऑफ आइज है और वो है, तो हमने इसको बेसिकली डिफरेंशिएट करना फ्रॉम सार्कोइडोसिस, ठीक है। तो हम इसके लिए हम बायोप्सी करवाएंगे, अगर बायोप्सी में हमारे पास नॉन केसिएटिंग ग्रैन्युलोमा आ गया तो वो सार्कोइडोसिस होगा, ठीक है। अब जब हमारे पास लैक्रिमल सैलरी ग्लैंड्स इफेक्ट हो रहे थे ना, तो बेसिकली एक पॉइंट आता है इसमें बस प्रोटेट इनलार्जमेंट होना शुरू होती है। प्रोटेट इनलार्जमेंट होगी तो क्या हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे फेशियल नर्व क्रॉस करी होती है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, बेल्स पॉल्सी, ठीक है।
दैट्स हाउ आई मेड सेंस ऑफ इट। आई डोंट नो दैट्स एक्चुअल पैथोलॉजी और नॉट, बट दैट्स हाउ इट इज़, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक वो है एसोसिएशन बेल्स पॉलिसी की, क्योंकि वो स्टेम एक दफ़ा अक्सर दे देते हैं कि फीमेल आई थी विद बेल्स पॉलिसी और साथ में उसके चेस्ट एक्स करवाया तो नॉजुलर अपीयरेंस थी, तो क्या है सार्कोइडोसिस। ठीक है, अब इसमें हमारे पास चेस्ट एक्स की बात की थी, बायलेटरल हाइलाइट लिम्फेडेनोपैथी सिर्फ नजर आ रही होती है, मगर अगर हम सीटी करवाएंगे तो उसमें एक्सटेंसिव हाइलाइट लिम्फेडेनोपैथी नजर आ रही है, नॉजुलर पेन्स नजर आ रहा होगा। ठीक है, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। फिर हमारे पास ट्रांस ब्रोंकियल लंग बायोप्सी करवा रहे होंगे, आई एम नॉट श्योर कि, क्योंकि गोल्ड स्टैंड का मेरे डॉक्टर मुर्तज़ा ने बताया था, मगर ये आई थिंक नोट्स में लिखा हुआ था या शायद स्टेप अप में। तो दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, मगर सीटी का अक्सर मैंने पढ़ा है कि वो करवाते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में। ठीक है, ट्रीटमेंट अगेंस्ट सेल्फ लिमिटिंग है और शेयर से सकते हैं लो डोज अगर मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और हाई डोज अगर इन्वॉल्वमेंट बाकी